Okay. So बचे the last topic that we covered was transportation in plants. हमने transportation in plants जो है वो खत्म कर लिया था, ठीक है. Today we are now going to start up with the last life process that we have to pick up, that is excretion. Excretion in living organisms. अब बच्चे जब हम excretion की बात करते हैं, what do we understand by the term excretion? Okay. But we know many metabolic processes occur in our body. What do we understand by metabolic processes? These are biochemical processes with help of which energy is released. Okay, biochemical processes with help of which energy is released. All right. अब इन processes के अंदर बहुत सारे toxic waste भी produce होते हैं. Metabolic processes lead to production of toxic waste. Okay. So these toxic wastes have to be removed from the body. Okay. For example, बच्चे if you talk about mammals के अंदर जो major nitrogenous toxic waste है, that is urea. Urea is the major nitrogenous toxic waste that is produced in mammals. या आप कह सकते हैं human beings. हमारे अंदर ये major toxic waste है. If you talk about fishes के अंदर ammonia है, major toxic waste. If you talk about reptiles के अंदर है यूरिक एसिड. ऑलराइट. तो बच्चे हर ग्रुप के अंदर अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसके अलावा और भी टॉक्सिक वेस्ट है जो हमारी बॉडी से रिमूव होने चाहिए. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. ऑलराइट. अगर ये टॉक्सिक वेस्ट रिमूव नहीं होंगे, we know toxic substances. Toxic का क्या मतलब होता है? Poisonous. Okay. Metabolic wastes are toxic or poisonous. And बच्चे अगर poisonous substances हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे या सेल के अंदर रहेंगे, तो they will be harmful. उससे क्या हो सकता है? बहुत बुरा असर पड़ सकता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा. Okay. So this explains the process of excretion or its importance. ओके. अब बच्चे हम एक्सक्रीशन की जब बात कर रहे हैं, ओके, एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके. और ये टॉक्सिक वेस्ट कौन से प्रोसेसेस से बन रहे हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ऑलराइट. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. अब बच्चे जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, एक्सक्रीशन बहुत सारे तरीके से हमारी बॉडी में होती है. मेनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट. ओके. पर बच्चे जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स और मैमल्स, the primary excretory organs are kidneys. Primary excretory organs क्या है? Kidneys है. All right. और बच्चे kidneys क्या करते हैं? They help to remove toxic substances in the form of urine. Kidneys क्या करते हैं? They help to produce urine, and urine contains the toxic substances, and this urine is released from the body through urethra. अभी हम human excretory system के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, पर हमें ये याद रखना है कि जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो किडनीज हैं. दे आर दी प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. अब बच्चे इसके अलावा एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं बॉडी के अंदर. एसेसरी और सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट एसेसरी और सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ऑलराइट, इसके अंदर आ जाता है बच्चे स्किन. Our skin is acting as an excretory organ. आप बोलोगे कैसे? बच्चे स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. स्किन हैज स्वेट ग्लैंड्स. ओके. और स्वेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस स्वेट. अब बच्चे स्वेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं. आपने देखा होगा समर मंथ्स में हमें स्वेटिंग ज्यादा होती है बिकॉज दैट हेल्प्स टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर. वो तो एक अलग चीज है. पर बच्चे स्वेट के अंदर क्या है? स्वेट के अंदर एक्सेस वाटर और टॉक्सिक सॉल्ट्स हैं. स्वेट कंटेन्स सॉल्ट्स,
ओके, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ओके, एक्सेस वाटर भी अगर है तो वो भी स्वेट के थ्रू रिमूव हो सकता है। तो स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क कर रहा है। अदर देन दिस, ऑन स्किन वी हैव ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ओके, ऑयल ग्लैंड्स में से क्या प्रोड्यूस होता है, ऑयल्स। और बच्चे मोस्ट ऑफ दीज ऑयल्स दे आर टॉक्सिक। तो देखो बॉडी इनको ऑयल ग्लैंड्स के थ्रू रिमूव कर रही है। ऑलराइट, देन आर लंग्स, बच्चे लंग्स आर आल्सो हेल्पिंग इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस ये रिमूव करते हैं, दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब बच्चे रेस्पिरेशन इज आल्सो अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ओके, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, उसको हमारी बॉडी से कौन रिमूव करता है, उसको हमारी बॉडी से कौन रिमूव करता है, लंग्स, ओके, लंग्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब अच्छा ये जो दो ऑर्गन्स हमने लिखे हैं ये सिर्फ क्या करते हैं, एक तरीके से जो सेकेंडरी वेस्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं। पर बच्चे जो ब्लड के अंदर यूरिया बनेगा उसको कौन रिमूव करता है हमारी बॉडी से, उसको रिमूव करता है किडनी, ओके। सो किडनीज आर रिगार्डेड एज प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। किडनीज को हम क्या रिगार्ड करते हैं, किडनीज को हम रिगार्ड करते हैं प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स because they are helping to remove the primary toxic waste from the body. All right, अब बच्चे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ऑलराइट, इसके अंदर आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए। First of all, we have a pair of kidneys, okay, pair of kidneys which are bean shaped, okay, pair of kidneys, they are located in the abdominal cavity, bean shaped है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो दो ब्लड वेसल्स यहां दिखाई हुई हैं, one is vena cava and second is aorta। बच्चे aorta is bringing blood from heart and aorta will further divide to form renal artery। एओर्टा क्या फॉर्म करेगी, रेनल आर्टरी, एंड दिस रेनल आर्टरी इज ब्रिंगिंग ब्लड इनटू द किडनी, रेनल आर्टरी इज ब्रिंगिंग ब्लड इनटू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। अगर बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है विद हेल्प ऑफ विच ब्लड वेसल किडनीज रिसीव ब्लड फॉर फिल्ट्रेशन, तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी ब्रिंग्स इन ब्लड into the kidneys, okay, for filtration। अब कई बार स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम बच्चे डबल सर्कुलेशन के हिसाब से अगर सोचें तो एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हम कई बार उसको रेस्पिरेशन में प्योर ब्लड भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि प्योर ब्लड मतलब उसमें कोई वेस्ट नहीं है, पर बच्चे वो जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, ओके। पर बच्चे जब वो ब्लड सर्कुलेट होके आएगा उसके अंदर टॉक्सिक वेस्ट होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे। सो एओर्टा विल फर्दर डिवाइड इनटू रेनल आर्टरी एंड दिस रेनल आर्टरी विल ब्रिंग इन ब्लड फॉर फिल्ट्रेशन, ओके। वंस किडनी फिल्टर्स द ब्लड, दैट ब्लड विल एग्जिट फ्रॉम रेनल वेन, ओके। हमने क्या सीखा था, ऑर्गन्स में से ब्लड को बाहर कौन लेके जाता है, वेन्स। सो रेनल वेन will carry out the filtered blood and it will connect with vena cava, and vena cava will then take the blood towards the heart, okay। So function of renal artery is to bring in blood into the kidney for filtration. Renal vein is responsible for transporting blood out of the kidney after filtration, okay। उसके बाद बच्चे अगर आप नोटिस करोगे there is a labeling called as ureter। अब बच्चे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर, इफ आई क्लियरली सी फ्रॉम द किडनी, ये एक ट्यूब निकल रही है और लेफ्ट किडनी से भी एक ट्यूब निकल रही है बाहर। अब बच्चे ये जो दो ट्यूब्स निकल रही हैं, these tube like structures, they are known as right and left ureters। what is the function of ureter, ureter क्या करता है,
ureter transports urine. Ureter transports urine towards the urinary bladder. Okay, towards the urinary bladder. All right, what is the function of ureters? ओके अमानत बच्चे, आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। डबल सर्कुलेशन हो रहा है, तो डबल सर्कुलेशन में तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। ऑलराइट, तो वंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द किडनी, तो ऑक्सीजन भी चाहिए किडनी को, ऑक्सीजन मिल गई, जो रेनल आर्टरी से ब्लड अंदर आएगा वो ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा किडनी को, पर उस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो किडनी क्या करेगी, उस ब्लड को फिल्टर करेगी, उसमें CO2 ऐड हो जाएगा, ब्लड फिल्टर होके बाहर आएगा, पर उसमें CO2 है। तो बच्चे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्स होने का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। हमें बस ये याद रखना है कि रेनल आर्टरी से जो ब्लड अंदर आता है वो ऑक्सीजनेटेड है, पर उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, और रेनल वेन से जो ब्लड बाहर जाएगा वो उसमें CO2 है, इट इज डीऑक्सीजनेटेड बट इट इज फिल्टर्ड। मैंने ये पॉइंट इसलिए बताया है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन वी से प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, रेस्पिरेशन में प्योर ब्लड का क्या मतलब होता है, विच इज ऑक्सीजनेटेड। इम्प्योर ब्लड का क्या मतलब होता है, डीऑक्सीजनेटेड। दिस इज द रीजन आई एम रिपीटिंग दिस, कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी ब्लड वेसल में ब्लड आता है किडनी के अंदर, तो वो रेनल आर्टरी है, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। किस ब्लड से ब्लड बाहर किस वेन से ब्लड बाहर आता है जो फिल्टर हो जाता है, दैट इज रेनल वेन। ओके, अमानत हैज गिवन मी अ थम्स अप, सो आई थिंक दैट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है उसको। ऑलराइट, ओके, हाँ जी अदिति। सर जो किडनीज होती है सर, उनका साइज डिफरेंट होता है रियल में? बच्चे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। जनरली जो हमारी राइट किडनी होती है, हम कहते हैं थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, पर बच्चे जनरली उनके साइज में ज्यादा फर्क नहीं है। दे आर वेरी स्मॉल, मतलब नियरली इक्विवेलेंट इन साइज। कितने मतलब कितने मेजर का डिफरेंस हो सकता है उनमें? बच्चे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट इज वेरी माइनर, नॉट मच। ओके सर, ठीक है, ऑलराइट। तो हमारे जो किडनीज हैं वो यूरिन बना के यूरेटर के थ्रू क्या करेंगे, दे विल सेंड इट टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब अच्छा, यहाँ लेबलिंग हुई है ब्लैडर, ऑलराइट, यहाँ लेबलिंग हुई है ब्लैडर, ऑलराइट, ब्लैडर लेबलिंग हुई है। एक्चुअली इसको हमें यूरिनरी ब्लैडर लिखना चाहिए, यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर। अब अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? Urinary bladder helps in temporary storage of urine. It helps in temporary storage of urine. All right. अब अच्छे, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को टेम्परली स्टोर करेगा। एट इंटरवल्स यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ ओपनिंग विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा इज द ओपनिंग, यूरेथ्रा इज द ओपनिंग फ्रॉम वेयर यूरिन इज रिमूव्ड। Urethra is the opening from where urine is removed. All right. अब अच्छा, यूरिन यूरेथ्रा से रिमूव हो रहा है, यहां एक रिंग लाइक मसल होती है विच इज कॉल्ड यूरिनरी स्फिंक्टर। यूरिनरी स्फिंक्टर, बच्चे यूरिनरी स्फिंक्टर क्या रोल है इसका? इट रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरेथ्रा। इट रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरेथ्रा। यूरिनरी स्फिंक्टर का क्या रोल है? इट रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरेथ्रा। ओके बच्चे, यू माइट हैव नोटिस, जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे स्मॉल बेबीज, दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर यूरिनरी ब्लैडर। इसका ये मतलब है वो यूरिन कर देते हैं कभी भी। बट बच्चे, जैसे जैसे हम ग्रेजुअली बड़े होते हैं, हमारी ट्रेनिंग हो जाती है एंड वी आर एबल टू कंट्रोल यूरिनेशन। पर बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर में अगर एक हद के पास ज्यादा यूरिन भरता है तो देन मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन कि यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने का टाइम है। ठीक है ना? तो आई थिंक ऑन एन एवरेज वीक यूरिनरी ब्लैडर में 1.5 to 1.8 लीटर यूरिन स्टोर हो सकता है, पर इससे ज्यादा नहीं।
and we should never hold urine because that is something which is regarded as a bad habit. Okay, अगर urination की urge हो रही है तो you should go to the washroom, क्योंकि बच्चे यूरिनरी ब्लैडर भी एक हद तक क्या कर सकता है, यूरिन को स्टोर कर सकता है. एंड उसकी यूरेथ्रा की रेगुलेशन कौन कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दैट इज डन बाय यूरिनरी स्फिंक्टर. ऑलराइट, सो दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब बच्चे कहानी आती है कि किडनी के अंदर यूरिन कैसे बनता है. अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ऑलराइट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. अब बच्चे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज अकरिंग इन द किडनी. That is something which we have already discussed. Formation of urine, it is occurring in kidneys. Okay. पर बच्चे किडनी के अंदर ऐसा क्या है जिसमें यूरिन फॉर्म हो रहा है. बच्चे किडनीज हैव नेफ्रॉन्स. किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स. ओके, और बच्चे नेफ्रॉन्स आर डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज. नेफ्रॉन्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, they are defined as structural or functional. They are defined as structural or functional unit of kidneys. All right, मतलब नेफ्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है यूरिन फॉर्मेशन के लिए. जैसे बच्चे हमने लंग्स के अंदर एल्वियोलाई पढ़ा था, They are structural and functional unit of lungs. They help in exchange of gases. Similarly, अगर आपसे पूछा जाता है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो बच्चे उसका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन्स. एंड बच्चे देर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. ओके, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी. ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ऑलराइट, अब बच्चे वी आर गोइंग बैक टू आवर नोट्स जस्ट टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. मैंने एक आपके साथ डायग्राम शेयर किया था. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, बट दिस एक्चुअली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड. अगर हमें बच्चे स्ट्रक्चर की क्लैरिटी होगी नेफ्रॉन की, तभी हम यूरिन फॉर्मेशन को समझ पाएंगे. तो बच्चे दिस इज आवर टिपिकल नेफ्रॉन लुक्स. एक टिपिकल नेफ्रॉन ऐसा दिखाई देता है. ओके, और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन हर एक किडनी में है. ओके, अब बच्चे इस किडनी के अंदर जो ये नेफ्रॉन है, इसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं. पहले आपको ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर. ऑलराइट, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर, यहां लेबलिंग हुई है ग्लोमेरुलर कैप्सूल. आई थिंक आपकी एनसीईआरटी बुक में इसकी लेबलिंग हुई होगी बोमन्स कैप्सूल. ओके, तो इसको बोमन्स कैप्सूल भी कहते हैं. दिस कप लाइक स्ट्रक्चर, इनिशियल कप लाइक स्ट्रक्चर, this is referred to as Bowman's capsule or glomerular capsule. अब बच्चे inside the Bowman's capsule you will observe, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, there is a tuft of capillaries, bunch of capillaries present. Okay, these bunch of capillaries they are known as glomerulus. इन bunch of capillaries को हम क्या कहते हैं, glomerulus. All right, so inside the Bowman's capsule we have a bunch of capillaries which are referred to as glomerulus. तो बच्चे जो ब्लड की फिल्टरिंग है वो इंडिविजुअल ग्लोमेरुलस में होती है, हर एक नेफ्रॉन में. बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है जिससे यूरिन फॉर्म होगा. ओके, देन इफ यू क्लियरली सी, बोमन्स कैप्सूल में से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है यहां. ऑलराइट, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉइल्ड एंड इट मूव्स फर्दर डाउन. ये नीचे गया है एंड इट फॉर्म्स अ यू शेप ट्यूब. ये देखो, दिस यू शेप ट्यूब, ये जो यू शेप ट्यूब बन रही है, दिस यू शेप ट्यूब विच इज फॉर्म्ड, ये वाली. ओके, नॉट द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स बट दिस यू शेप ट्यूब, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले. यहां लिखा हुआ है लूप ऑफ नेफ्रॉन, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले. ओके, दिस यू शेप ट्यूब it is referred to as loop of Henle. All right, further as you observe, okay, further as you observe,
यहां से आपकी यू शेप ट्यूब गई बच्चे, आगे ये कॉइल हुई, ऑलराइट, and then it will join with many collecting ducts. कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स में से फिल्ट्रेशन होके यूरिन आ रहा है, ओके तो ये बचे आपके नेफ्रॉन के मेजर पार्ट्स हैं, दीज आर दी मेजर पार्ट्स ऑफ योर नेफ्रॉन। इसको हम बचे एक शॉर्ट नोट लिखेंगे ताकि हमें समझ आए कि किस तरीके से, ओके अर्चिशा, ऑलराइट बच्चे, अगर आपको एग्जाम में लेबलिंग के लिए डायग्राम आएगा, ओके तो ये जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और ज्यादातर आजकल जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं वो फंक्शन बेस्ड आते हैं। ये नहीं बोला जाएगा आपको कि नेफ्रॉन बनाओ और उसके पार्ट्स लेबल कर दो, दैट इज वेरी रेयर। यू विल गेट फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाएगा बच्चे नेफ्रॉन बनाइए, उसमें वो पार्ट लेबल करिए जहां फिल्ट्रेशन होती है, वो पार्ट लेबल करिए जहां यूरिन कंसंट्रेशन होती है, वो पार्ट लेबल करिए जो यूरिन को बाहर लेके जाता है नेफ्रॉन से, इस तरीके से। तो बच्चे लेबलिंग तो इंपॉर्टेंट है, साथ में एक्सप्लेनेशन तो करनी ही है, ओके एक्सप्लेनेशन भी करनी पड़ेगी, ऑलराइट। अरहान विल बी डिस्कसिंग डायलिसिस, पर डायलिसिस में भी हम किडनी की तरह ही इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी में भी किडनी जैसा ही इन्वायरमेंट होता है, तभी हम डायलिसिस कर पाते हैं। वो अभी हम जब आज यूरिन फॉर्मेशन कर लेंगे तो डायलिसिस डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट नेफ्रॉन, जब हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन के अंदर मेजर पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ओके हमने मेजर पार्ट्स देखे थे क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ओके सो फर्स्ट इज इनिशियल जो हमने देखा था, दैट इज बोमन्स कैप्सूल, ओके बोमन्स कैप्सूल, ऑलराइट। अब बच्चे बोमन्स कैप्सूल इज कप लाइक स्ट्रक्चर, cup like structure, Bowman's capsule is cup like structure which contains bunch of capillaries, which contains bunch of capillaries known as glomerulus, okay it contains a bunch of capillaries which is known as glomerulus, all right। अब बच्चे इसके अंदर क्या होता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, ये हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में डिस्कस करेंगे, यहां सिर्फ हम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस कर रहे हैं। फिर बच्चे बोमन्स कैप्सूल में से एक ट्यूब इमर्ज होती है, ओके ट्यूब इमर्ज होती है एंड इट फॉर्म्स अ लूप ऑफ हेनले, व्हाट इट फॉर्म्स लूप ऑफ हेनले, ऑलराइट loop of Henle. अब बच्चे when you talk about loop of Henle, this is a U-shaped tube, U-shaped tube formed okay what is loop of Henle? It is a U-shaped tube formed by a, okay let's say tube emerging from Bowman's capsule, ऑलराइट। लूप ऑफ हेनले में क्या है बच्चे, एक यू शेप ट्यूब है जो कैसे बन रही है, ये वो ट्यूब है जो कहां से इमर्ज हो रही है, इट इज इमर्जिंग फ्रॉम दी बोमन्स कैप्सूल, ये बोमन्स कैप्सूल में से क्या कर रही है, इमर्ज होके बन रही है। दिस फर्दर लीड्स इनटू, अगर हम फर्दर देखें हमारी लूप ऑफ हेनले फर्दर जाके कहां टर्मिनेट हो रही है, इट इज टर्मिनेटिंग इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स, ओके कलेक्टिंग डक्ट। बच्चे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन है, it connects to numerous
nephrons. ये बहुत सारे nephrons के साथ connected होता है individually and is responsible for collecting यूरिन. ओके, तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है वो आके कनेक्ट हो जाते हैं और वहां आके यूरिन क्या होता है, फर्दर कलेक्ट होता है. तो ये बच्चे कुछ मेजर पार्ट्स हैं जो नेफ्रॉन के अंदर हैं, और बच्चे इन्हीं पार्ट्स के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है. बोमन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, they play important roles in formation of urine. Okay, I'll just go back to the diagram. All right. ओके बच्चे, यहां आप एक चीज नोटिस करोगे कि इस लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी है. ओके, इस लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है. ऑलराइट, एंड दिस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी विच इज सराउंडिंग द लूप ऑफ हेनले, ओके, इट इज हेल्पिंग इन अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन. तो ये चीज आपको याद रखनी है. ये जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ब्लड नेटवर्क कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन. ओके, ऑलराइट. तो ये आपके नेफ्रॉन के मेजर पार्ट्स हैं. अब अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि नेफ्रॉन के अंदर यूरिन कैसे बनेगा. अब बच्चे, when you talk about urine formation, we will divide it into 3 basic steps. Urine formation को हम 3 basic steps में divide करेंगे. Alright, formation of urine, we will divide it into 3 basic steps. Okay, the first basic step is ultrafiltration. The first basic step in urine formation is ultrafiltration. अब अच्छा, what do we understand by the term ultrafiltration? Okay, all right. Okay, let's use this diagram only. बच्चे, once blood enters the kidney through renal artery, the renal artery will divide into many smaller capillaries. अब बच्चे, blood capillaries जो हैं वो glomerulus फॉर्म करेंगे इंडिविजुअल नेफ्रॉन्स में. यहां ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा, क्योंकि कैपिलरी का साइज बहुत छोटा है, the width or diameter of capillary is very small. So बच्चे, what is going to happen, क्या होगा, gradually as blood is flowing through the capillaries, what is going to happen, pressure develop होगा, and due to this pressure blood will be filtered. तो ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस के अंदर हो रही है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, ब्लड on entering the glomerulus, blood on entering the glomerulus is filtered to form primary filtrate. ओके, अब अच्छा, ये जो प्राइमरी फिल्ट्रेट बना है, इसके अंदर क्या होगा, इट कंटेन्स वाटर होगा, इट ऑल्सो कंटेन्स सॉल्ट्स, इट कंटेन्स यूरिया विच इज द टॉक्सिक वेस्ट, मेजर टॉक्सिक वेस्ट विच इज टू बी रिमूव. पर बच्चे, इसके अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी होंगे प्राइमरी फिल्ट्रेट के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज, ओके, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा. अब आपके दिमाग में ये बात आएगी
कि हमें तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव करने हैं, पर जब फिल्ट्रेशन हो रही है तो क्या हुआ, टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ वाटर भी एक्स्ट्रा निकल गया बाहर, ग्लूकोज भी निकला, अमाइनो एसिड भी निकला। अब ये सब्सटेंसेस तो यूजफुल है। अब बच्चे दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हेन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स प्रेशर इज रिक्वायर्ड, और उस प्रेशर को जब बनाया जाता है कैपिलरीज के अंदर बाय डिक्रीज इन देयर विड्थ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, टॉक्सिक सब्सटेंस तो बाहर आएंगे फिल्ट्रेट में, बट यू विल ऑल्सो गेट यूजफुल सब्सटेंसेस इन दी प्राइमरी फिल्ट्रेट। पर बच्चे दिस इज अ नेसेसरी स्टेप, दिस इज अ नेसेसरी स्टेप, एसेंशियल स्टेप, क्योंकि बच्चे अगर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो बच्चे यूरिया भी बाहर आने वाला नहीं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर नहीं आएंगे फिल्ट्रेट में। तो उस प्रेशर को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर आए, पर बच्चे उस प्रेशर की वजह से यूजफुल सब्सटेंसेस भी बाहर आ गए, जैसे ग्लूकोज है, एक्सेस वाटर है, वो सब बाहर आता है, ठीक है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ऑन एन एवरेज हमारी किडनी कितना प्राइमरी फिल्ट्रेट बनाते हैं डेली बेसिस पे, दैट इज अबाउट 180 लीटर्स। कितना प्राइमरी फिल्ट्रेट बनता है, 180 लीटर्स, एंड दैट इज अ इनॉर्मस वॉल्यूम। अब बच्चे यहां आपको एक चीज रियलाइज करनी है कि प्राइमरी फिल्ट्रेट तो करीब 180 लीटर के करीब बन गया, पर बच्चे हमारी यूरिनेशन इतनी नहीं होती। ऑन एन एवरेज हम कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, दैट्स अबाउट 2 to 3 लीटर्स। ओके, अगर आपकी वाटर इनटेक ज्यादा है या आपको कोई डिजीज है तो आपकी यूरिन प्रोडक्शन बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज 2 to 3 लीटर्स ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस डेली। ओके, पर हमारा फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है किडनी के अंदर, 180 लीटर्स। कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है, 180 लीटर्स। तो बच्चे इसका ये मतलब है कि ये जो प्राइमरी फिल्ट्रेट बना, इसमें से बहुत सारा वॉल्यूम जो है वापस रीएब्सॉर्ब होगा, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। अगर बच्चे हम 180 लीटर जितना प्राइमरी फिल्ट्रेट बनता है उतना ही यूरिन एक्सक्रीट करें, तो बच्चे हमें इतना ही पानी पीना पड़ेगा, दिस मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि इतना लॉस हो गया। ओके, पर हम डेली कितना पानी पीते हैं, 2 to 3 लीटर्स, क्योंकि हमारी बॉडी इतना ही यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है, वाटर लॉस इतना ही है। अगर बच्चे 180 लीटर वाटर लॉस हो गया तो हमें उतना ही पानी पीना पड़ेगा और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे फिर। तो बच्चे इसका ये मतलब है कि द प्राइमरी फिल्ट्रेट विच इज प्रोड्यूस्ड, उसमें वाटर रीएब्सॉर्ब होगा, ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब होगा, अमाइनो एसिड्स रीएब्सॉर्ब होंगे, कुछ सॉल्ट्स जो यूजफुल हैं वो भी रीएब्सॉर्ब होगा। तो बच्चे जो सेकेंड स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऑलराइट, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, second step is tubular reabsorption, or you can say selective reabsorption. This is the second step. Second step is selective reabsorption. Selective reabsorption. Okay, अब अच्छा जब हम selective reabsorption की बात करते हैं, when we talk about selective reabsorption, what do we understand by this term? This means excess water, glucose, amino acids, some certain salts are reabsorbed from primary filtrate. तो बच्चे प्राइमरी फिल्ट्रेट से इनको रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा, उस स्टेप को हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब बच्चे क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेस किधर होता है, वेयर डज दिस प्रोसेस अकर? बच्चे दिस प्रोसेस अकर्स इन लूप ऑफ हेनले, दिस प्रोसेस मेनली अकर्स इन लूप ऑफ हेनले, दिस इज द यू शेप ट्यूब व्हिच इज फॉर्म। तो बच्चे हमारा जो प्राइमरी फिल्ट्रेट बन रहा है, ओके, इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, यहां मेरा प्राइमरी फिल्ट्रेट बना, यहां से निकला, इधर आया, देन इट गोज डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में कौन सा स्टेप हो रहा है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब अच्छा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन से क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड इन प्राइमरी फिल्ट्रेट, वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है और फिल्ट्रेट की कंसेंट्रेशन हो रही है। तो बच्चे दिस स्टेप लीड्स टू
concentration of urine. Okay, this helps in concentration of urine. This helps in concentration of urine. All right. एंड आई थिंक बच्चे ये मुझे इसकी सिग्निफिकेंस भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों ये स्टेप जरूरी है, क्योंकि दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट excessive water loss. Okay, helps to prevent excessive water loss. Okay, अगर ये स्टेप नहीं होगा, if concentration of urine is not done, what is going to happen? You are going to lose a lot of water and then it will be a very big problem. So this is a very important step. उसके बाद है बच्चे third step and the final step in urine formation, that is tubular secretion. अब बच्चे when you talk about tubular secretion, जब हम tubular secretion की बात करते हैं, where is this step occurring? बच्चे this step is occurring in the collecting ducts. Tubular secretion कहाँ होता है? It occurs in the collecting ducts. अब बच्चे this is the final step before urine is formed. इस स्टेप में क्या होता है? If anything which is absorbed in excess, नेफ्रॉन के अर्लियर पार्ट में, जैसे लूप ऑफ हेनले में, अगर कोई एक्सेस चीज जो है वो रीअब्सॉर्ब हो गई है, तो वो क्या होगा? दैट इज द फाइनल स्टेप बिफोर वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड. तो बॉडी क्या कर सकती है? ट्यूबुलर सेक्रीशन कर सकती है इन कलेक्टिंग डक्ट. इनसाइड द कलेक्टिंग डक्ट व्हाट हैपेंस? अगर कोई चीज एक्सेस है, जैसे कोई सॉल्ट है, वाटर है जो एक्स्ट्रा रीअब्सॉर्ब हो गया है, दैट इज सेक्रीटेड बैक इनटू द फिल्ट्रेट. ओके, तो ट्यूबुलर सेक्रीशन ये स्टेप किधर होता है? दिस स्टेप अकर्स इन, दिस स्टेप इज carried out in collecting ducts. Okay, this step is carried out in collecting ducts. और बच्चे यहां क्या होता है? anything which is in excess such as salt, water, etc. is secreted into the filtrate. इसको वापस कहां डाला जाता है? फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया जाता है. ऑलराइट. टेक्निकली यूरिन कहां फॉर्म होता है? टेक्निकली यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड द कलेक्टिंग डक्ट्स. उससे पहले आप फिल्ट्रेट टर्म ही यूज करोगे. जब ये दोनों स्टेप हो जाएंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जब फिल्ट्रेट आएगा तब आप उसको यूरिन बोलोगे. और ये जो फिल्ट्रेट है बच्चे, फर्दर बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होगा? अकुमुलेट होगा. एंड देन फ्रॉम इंडिविजुअल किडनी ureters will emerge. From ureter this urine will reach the urinary bladder. Okay, एक कलेक्टिंग डक्ट फर्दर बहुत सारे नेफ्रॉन से कनेक्ट होता है. कलेक्टिंग डक्ट्स फर्दर कंबाइन होते जाते हैं. सो यूरिन विल बी कलेक्टेड and then from each kidney a ureter will emerge which will carry urine further to the urinary bladder. तो बच्चे this is how urine is formed inside the nephron. ये आपके 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिनसे यूरिन फॉर्म होता है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अगर यहां तक बच्चे कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. ओके, ऑलराइट, सो आई गेट अ थम्स अप, सो दैट मींस इट्स क्लियर. चलो अब बच्चे लेट्स मूव ऑन टू अ मेडिकल कंडीशन जिसमें हमारी किडनीज फेल हो जाती हैं. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेनल फेलियर. अच्छा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेनल फेलियर? रेनल फेलियर मींस व्हेन आवर किडनीज फेल हो गई. अब ये बहुत कॉमन टर्म है.
हम बहुत बार ये सुनते हैं कि किडनीज फेल हो गई। अब बच्चे व्हेन किडनी फेलियर अकर्स, यू कैन इमेजिन व्हाट प्रॉब्लम अ इंडिविजुअल विल फेस। आपकी किडनीज वर्क नहीं कर रही तो बच्चे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी से रिमूव नहीं होंगे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस विल नॉट बी रिमूव्ड, ओके, टॉक्सिक सब्सटेंसेस अकुमुलेट हो जाएंगे बॉडी में। एंड बच्चे ग्रेजुअली जैसे जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस अकुमुलेट होंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इंडिविजुअल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अब बच्चे क्वेश्चन ये अराइज करता है कि किडनी फेल क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड किडनी फेलियर। बच्चे इट कुड बी ड्यू टू डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, शुगर की बीमारी जो होती है डायबिटीज मेलिटस, उसकी वजह से। इट कैन बी ड्यू टू हाइपरटेंशन, ये हमने हाइपरटेंशन में भी डिस्कस किया था, ऑलराइट। इट कैन बी ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, कई बार इन्फेक्शन से भी किडनी फेलियर हो जाता है। कई बार मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपने खाई उसके साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, आपकी किडनी खराब हो गई। पर मेजर रीजन होता है बच्चे डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन एंड इन्फेक्शन। दीज आर दी 3 मेजर रीजंस। एंड बच्चे व्हेन किडनी फेलियर अकर्स, वी हैव टू हेल्प द पेशेंट, पेशेंट की हेल्प करनी पड़ती है। क्योंकि बच्चे जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा, इसका या तो किडनी का इलाज होगा, पर किडनी अगर बिल्कुल खराब हो गई है तो बच्चे यू हैव टू ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांटेशन आपने टर्म सुना होगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी कॉमन। पर प्रॉब्लम ये है कि बच्चे किडनी इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको जल्दी किडनी नहीं मिलेगी। पर बच्चे हम पेशेंट को छोड़ भी नहीं सकते, नहीं अदरवाइज द पेशेंट विल डाई। तो बच्चे उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल टेक्निक यूज करते हैं। ओके नव्या, हाउ डू वी गेट डायबिटीज? ऑलराइट बच्चे सी, when you talk about diabetes, diabetes is due to insulin deficiency, and insulin deficiency occurs due to malfunctioning of pancreas. तो बच्चे दिस इज समथिंग जो हम एंडोक्राइन फंक्शंस में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिटेल में। शुगर की प्रॉब्लम हमें क्यों होती है, जब इंसुलिन सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, एंड इंसुलिन इज अ हार्मोन व्हिच इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियास, एंड दिस इज समथिंग वी हैव टू पिक अप इन डिटेल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है नव्या, इज दैट क्लियर? Okay, Archisha, less water intake forms stones inside kidneys. Archisha, that is absolutely right. कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है स्टोन्स फॉर्म करने की, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, कईयों को इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, कई लोग खाना जैसा खाते हैं, कई लोग पानी कम पीते हैं, उससे भी हो सकता है। तो दैट इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम, तो दैट कैन ऑल्सो समटाइम्स लीड टू किडनी फेलियर। पर जो मेजर रीजन है वो डायबिटीज मेलिटस है, विच इज शुगर और हाइपरटेंशन। ओके, तो बच्चे जब तक ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा तो तब तक तो पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज अ मेडिकल टेक्निक, आर्टिफिशियल टेक्निक, एंड दिस ओके। आकृति, डेड ह्यूमन की किडनी यूज कर सकते हैं बच्चे, ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, पर बच्चे मैचिंग भी करनी पड़ती है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी पर्सन की किडनी उठा के किसी में भी डाल दी, क्योंकि बच्चे हमें मैचिंग करनी पड़ती है, जेनेटिक मैचिंग। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जनरली जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी क्लोज रिलेटिव से होता है, ताकि जेनेटिक्स में ज्यादा डिफरेंस ना हो। अगर बच्चे जेनेटिक्स में ज्यादा डिफरेंस होगा तो हमारी बॉडी जो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया है उसको रिजेक्ट कर देगी, इन्फेक्शन हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज द प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर आकृति? ओके, ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी पर्सन से हम किडनी ले लें, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो जनरली हम किसी क्लोज रिलेटिव से लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे जेनेटिक मैचिंग करनी पड़ती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हाँ जी अदिति बोलो। सर अगर हम किसी दूसरे पर्सन की किडनी लेते हैं किसी हम्म, पर्सन में लगाने के लिए, तो सर क्या वो दूसरा जो पर्सन है वो सिंगल किडनी के साथ सरवाइव कर सकता है इजीली? यस, अगर एक हेल्दी पर्सन है जिसकी किडनी दोनों सही है, ठीक है, तो वो एक किडनी से भी सरवाइव कर सकता है। वन किडनी इज सफिशिएंट, बट इट शुड बी हेल्दी। ठीक है बच्चे, ओके सर। ऑलराइट। ओके, अब बच्चे यहाँ हम आर्टिफिशियल जो टेक्निक यूज कर रहे हैं दैट इज हीमोडायलिसिस। नव्या, यस, बोथ किडनीज कैन फेल एट वंस, दोनों किडनी भी फेल हो सकती हैं,
तभी तो हीमोडायलिसिस यूज करते हैं, क्योंकि बच्चे पर्सन फिर वेट थोड़ी कर सकता। अगर बच्चे एक किडनी भी वर्किंग है तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पर बच्चे जब किडनी फेलियर ही हो गया, मतलब दोनों किडनी फेल हो गई, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ओके सर, बोथ किडनीज वर्क एट सेम पेस। आलोक, नॉट श्योर अबाउट दिस, पर बच्चे कुछ ना कुछ फर्क तो होगा ही थोड़ा बहुत, ठीक है ना। हमारे पास दो किडनीज हैं, तो हो सकता है थोड़ी एक किडनी कोई कम थोड़ी एफिशिएंसी पे वर्क करे, कुछ ज्यादा एफिशिएंसी पे वर्क करे। ओके, नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, पर ऐसा तो बच्चे होगा ही ना, ऑब्वियस है। हमारे पास दो लंग्स हैं, राइट, तो एक लंग में अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ है तो वो लंग अपनी एफिशिएंसी पे वर्क नहीं कर पाएगा उतनी। सेम इज द केस विद आईज, अगर एक आई में कुछ डिफेक्ट है तो दूसरा सही वर्क कर रहा है। तो बच्चे दैट इज समथिंग विच इज पॉसिबल। ओके, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द पेस। पेस का क्या मतलब, आप बोल रहे हो कितनी स्पीड पे? हाँ, एफिशिएंसी में तो बच्चे डिफरेंस होगा, बट नॉट श्योर अबाउट द पेस। ओके, ऑल राइट। तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल टेक्निक विच इज एम्प्लॉयड, दैट इज हीमोडायलिसिस। तो बच्चे हीमोडायलिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम पेशेंट की सर्वाइवल में एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज आर्टिफिशियल किडनी। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। ओके, अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी टेक आउट ब्लड फ्रॉम अ सूटेबल आर्टरी। ओके, ये यहाँ सेटअप दिखाया हुआ है बच्चे। एक सूटेबल आर्टरी से क्या किया जाता है, ब्लड को बाहर निकाला जाता है। ऑलराइट, blood is okay, I'll use this only. Blood is taken out from a suitable artery, it is pumped into a dialysis machine. अब बच्चे डायलिसिस मशीन के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन लगी होती हैं, और मेम्ब्रेन के चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड बच्चे, एक्चुअली हम डायलिसिस मशीन, जो हमारी डायलिसिस मशीन है, उसके अंदर कैसी कंडीशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक आवर किडनी। जैसे किडनी के इंटरनल इन्वायरमेंट है, उस तरीके का इंटरनल इन्वायरमेंट हम डायलिसिस मशीन के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या होता है बच्चे, नेचुरल, जैसे हमारी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, वैसे ही डायलिसिस मशीन के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है। एंड वंस दिस फिल्ट्रेशन इज ओवर, द ब्लड इज सर्कुलेटेड बैक इनटू द पेशेंट बॉडी बाय अ सूटेबल वेन। ओके, तो बच्चे वी कैन obviously understand its significance. It will actually help in survival of the patient. It will help in survival. But it is very useful for patients जिनकी दोनों किडनीज फेल हैं। जब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा या किडनी हील नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमें हीमोडायलिसिस ही करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है, नहीं तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चे? हाँ जी अदिति। सर एक पर्सन इस प्रोसेस के साथ कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है? देखो अदिति, ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि हम प्रिडिक्ट करें कि किसी पर्सन की कब डेथ होगी। कैन वी टेल कि किसी पर्सन की कब डेथ होगी? नो। तो फिर बच्चे देखो, कई लोगों को मेडिकल प्रोसीजर्स का अच्छा इफेक्ट पड़ता है, कई लोगों पे मेडिकल प्रोसीजर्स का अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चे ये तो डॉक्टर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आदिति, सैडली वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर नॉट गॉड। हम ये प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, कि कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है। देखो, अगर इन्फेक्शन माइल्ड है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो पर्सन क्या करेगा, उसको डायलिसिस पे डाल दिया जाएगा ताकि उसके किडनीज क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, तो वो पर्सन रिकवर कर जाएगा। तो बच्चे, पर्सन की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, बिल्कुल ही खराब है, तो जब तक डायलिसिस पे है पेशेंट तब तक सरवाइव करेगा, फिर या तो उसकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करो। पर कुछ लोगों में बच्चे डायलिसिस के साथ पेशेंट लंबे टाइम तक भी सरवाइव कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। पर बेटा, हमें तो कोई ना कोई प्रोसीजर अप्लाई करना ही पड़ेगा ना। वी कैन नॉट टेल दी पेशेंट कि तुम्हारी दोनों किडनी फेल है, अब तुम घर जाओ, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। यस सर। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें, हमारा मेजर गोल है कि पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करें, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने की कोशिश की जाए। तो बच्चे, ये प्रोसीजर हमें यूज इसलिए कर रहे हैं कि या तो वो तब तक उसकी किडनी रिकवर कर जाए, या उसको कहीं से वो किडनी अरेंज कर ले ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है ना।
पर बच्चे ये तो हम कभी आंसर नहीं कर पाएंगे कि डायलिसिस से 6 मंथ तक सर्वाइव करेगा, 1 ईयर तक सर्वाइव करेगा, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पेशेंट एंड हेल्थ ऑफ द पेशेंट. आई होप आदिति आई हैव क्लैरिफाइड योर डाउट. ओके, तो बच्चे आप तो एक तरीके से समझ सकते हो कि ये तो उन पेशेंट्स के लिए एक ब्लेसिंग है जिनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है. ऑलराइट, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू हेल्प इन सर्वाइवल. किसी पेशेंट को अगर सर्वाइव करने में हेल्प करना है तो ये टेक्निक तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो बच्चे दिस इज इट. यहाँ हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स जो है वो कंक्लूड हो गया है. अब बच्चे एक छोटा सा टॉपिक बचा है. I will try to finish this off in next 5 minutes. All right. So we will chapter life processes is done. तो बच्चे when you talk about excretion in plants के अंदर जो major excretory organs हैं, sorry, major excretory products हैं, first is carbon dioxide, oxygen and water. अब बच्चे depending on the condition, अगर plant photosynthesis कर रहा है तो उसको CO2 की जरूरत है और वो ऑक्सीजन एक्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में वेस्ट हो गया, वो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाएगा. पर अगर बच्चे रेस्पिरेशन हो रही है तो प्लांट ऑक्सीजन यूज करेगा और CO2 प्रोड्यूस करेगा. दिस CO2 देन बिकम्स टॉक्सिक वेस्ट, इट इज आल्सो रिमूव थ्रू स्टोमेटा. फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था कि जो एक्सेस वाटर है वो भी स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन. तो बच्चे प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन, CO2 एंड वाटर, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाते हैं. ओके, दे आर रिमूव फ्रॉम स्टोमेटा. पर बच्चे इसके अलावा प्लांट के अंदर और भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं. ऑलराइट, पर बच्चे प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है. जैसे हमारे अंदर किडनीज हैं, प्लांट के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है. तो बच्चे प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन, CO2 और वाटर तो स्टोमेटा से निकाल दिया, पर बच्चे उसके अलावा जो उनके टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो मेनली क्या करते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं. स्टोरेज कहाँ, बार्क में, वैक्यूल में, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, रूट्स के अंदर. प्लांट्स क्या कर लेते हैं, अपने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को स्टोर कर लेते हैं. और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चे, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैव कमर्शियल वैल्यू. ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं. बहुत सारी जो मेडिसिन हम बच्चे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं वो प्लांट के केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं प्लांट के. ओके, जैसे बच्चे हम टी पीते हैं, चाय पीते हैं, चाय के अंदर क्या होता है, चाय के अंदर जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, ओके, चाय के अंदर जो स्टिमुलेंट्स होते हैं दे आर एक्चुअली व्हाट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट्स. कॉफी के अंदर जो कैफीन होती है वो प्लांट का टॉक्सिक सब्सटेंस है पर हमारे लिए स्टिमुलेंट है. ठीक है, तो बच्चे ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है. प्लांट के अंदर रबर है, लैटेक्स, वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है पर हम उसे रबर की फॉर्म में यूज करते हैं. तो बच्चे प्लांट के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो हमारे लिए क्या है, दे हैव कमर्शियल इंपॉर्टेंस. ऑलराइट, तो हमें यहाँ क्या समझना है. ओके, आकृति थैंक यू सो मच. टी के अंदर क्या होता है, थीन होता है, थीन. कॉफी के अंदर कैफीन होता है, ये प्लांट के टॉक्सिक वेस्ट है. आपने बच्चे सुना होगा ओपियम. ओपियम इज एक्चुअली अ ड्रग विच हैज मेडिसिनल वैल्यू आल्सो, ये प्लांट का टॉक्सिक वेस्ट है. ओके, तुलसी, नीम, इनके लीव्स में जो केमिकल्स हैं वो प्लांट के टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं. ऑलराइट, तो बच्चे प्लांट के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है प्लांट उनको स्टोर कर लेता है. उसके बाद उनको प्लांट क्या करता है, स्टोर कर लेता है अपने ट्री के अंदर, बाग के अंदर, या कुछ प्लांट्स अपने लीव्स के अंदर स्टोर करके उनको क्या करते हैं, लीव्स व्हेन फॉल ऑफ, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्लांट से रिमूव हो गया. पर हमें ये याद रखना है कि उनमें से बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो हमारे लिए यूजफुल हैं. जैसे बच्चे लैटेक्स है, ठीक है, टैनिन्स है. इधर देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है, पेनिसिलियम. पेनिसिलियम एक्सक्रीट्स इट्स वेस्ट बाय डिफ्यूजन. Okay, bark and wood part of the trunk, tannin is stored. Deciduous plants, they get rid of excretory matter when leaves fall. कुछ plants के अंदर crystal के form में भी toxic substances store हो जाते हैं. ठीक है, then gums, resins, rubber and latex, they're excluded from various parts of the plant body. They are all methods of excretion. All right, I hope this is clear. ठीक है,
सो दीज आर दी टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और प्लांट के अंदर क्या स्ट्रेटेजी है, इनको स्टोर कर लिया जाए, ठीक है, या बार्क से उनको लैटेक्स के फॉर्म में क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो दिस कंक्लूड्स एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। और बच्चे यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है, वी आर थ्रू विद लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। इफ देयर इज एनी डाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में, बच्चे अगर कोई चीज है जो समझ नहीं आई तो प्लीज आस्क, एनी डाउट? ओके बच्चे, मैंने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को बहुत जल्दी में एक्सप्लेन किया है, पर बच्चे है ये इतना सिंपल, इट इज सिंपल थ्योरी। अगर आप इसे पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो है ही नहीं, इट हैज टू बी डन थ्रू दीज सिमिलर और सिंपल प्रोसेसेस, ओके। तो बच्चे, दिस कंक्लूड्स एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी आर थ्रू विद द चैप्टर।